अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 5th सेमेस्टर एंड पोस्ट RN 2nd सेमेस्टर के सब्जेक्ट टीचिंग लर्निंग प्रिंसिपल के यूनिट नंबर 4, जो कि हमारे साथ लर्निंग थीरीज एंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एडल्ट लर्निंग है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको बताता चलूँ कि इस लेक्चर में हम इस यूनिट के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर की शुरुआत हम ब्लूम टेक्सोनॉमी से करेंगे और ब्लूम टेक्सोनॉमी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ब्लूम टेक्सोनॉमी जो है क्यों पब्लिश की गई, इसके पीछे क्या मकासद थी। तो उन मकासद के हवाले से हम डिटेल के साथ बात करेंगे और अपने जो कंसेप्ट है इस पर मुकम्मल तौर पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे टेक्सोनॉमी को कि टेक्सोनॉमी किसे कहते हैं। टेक्सोनॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद क्लासिफिकेशन। टेक्सोनॉमी जो है ये असल में हमारे साथ साइंस की एक ब्रांच है जिसका ताल्लुक किसके साथ है, जिसका ताल्लुक क्लासिफिकेशन से है। क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं? क्लासिफिकेशन से मुराद ये है कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, ये एक ऐसा अमल होता है जिसके ज़रिए हम बहुत सारी चीज़ों को क्या करते हैं, क्लासेस में डिवाइड करते हैं, क्लासेस में हम उसको तकसीम करते हैं और फिर उसको हम स्टडी करते हैं और स्टडी करने के दौरान फिर हम मुख्तलिफ़ क्लासेस में जो चीज़ें हमने तकसीम किए होते हैं तो उसको एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं कि इन चीज़ों में सिमिलरिटीज़ क्या है, डिफरेंसेस क्या है, और इस तरह से फिर हम उन चीज़ों को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो टेक्सोनॉमी ये एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम चीज़ों को क्या करते हैं, मुख्तलिफ़ क्लासेस में डिवाइड करते हैं, मुख्तलिफ़ क्लासेस में उसको तकसीम करते हैं ताकि हमें उन चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो इसको हम क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमी कहते हैं और इस मकसद के लिए हम टेक्सोनॉमी मेथड को फॉलो करते हैं। अच्छा जी, ब्लूम टेक्सोनॉमी was published in 1956 by a team of cognitive psychologists at the University of Chicago. यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो में हमारे साथ कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट की एक टीम थी जिन्होंने 1956 में ब्लूम टेक्सोनॉमी को क्या किया था, पब्लिश किया था। इट इज़ नेम आफ्टर द कमेटी चेयरमैन बेंजामिन ब्लूम। और इसी तरह से ब्लूम टेक्सोनॉमी को ब्लूम का जो नेम मिला हुआ है, तो असल में इस टेक्सोनॉमी के जो कमेटी चेयरमैन थे तो उनका नाम बेंजामिन ब्लूम था। तो इनको एट्रीब्यूट के लिए जो है इस मॉडल को ब्लूम टेक्सोनॉमी का नाम दिया गया। ठीक है। Bloom taxonomy is a classification system used to define and distinguish different levels of human cognition. Bloom taxonomy, dear students, ये असल में हमारे साथ एक क्लासिफिकेशन सिस्टम है जिसका बुनियादी मकसद यही है कि जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं इनके सोचने समझने की जो सलाहियतें हैं, तो आप सबको पता है कि हर इंसान की सोचने समझने की जो सलाहियतें हैं वो दूसरे इंसान से क्या होती हैं, मुख्तलिफ होती है। तो लोगों की सोचने समझने की जो सलाहियतें हैं, जो लेवल है, ठीक है, उसको डिफ़ाइन करने के लिए और उसमें फ़र्क को वाज़ेह करने के लिए इस ब्लूम टेक्सोनॉमी को क्या किया गया था, पब्लिश किया गया था। ठीक है, जिसमें हम यूजुअली थिंकिंग के हवाले से बात करते हैं, लर्निंग के हवाले से बात करते हैं और अंडरस्टैंडिंग के हवाले से बात करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एक बार बात सुनने से उनको वो बात याद हो जाती है, वो पूरी तरह से उस बात को समझ लेते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको समझाने के लिए आपको उन्हें 2-3 बार एक बात बतानी होती है। तो इनकी जो सोचने समझने की जो सलाहियतें होती है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी में हम यूजुअली इन सोचने समझने की जो सलाहियतें हैं इसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। पर्पज़ ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी। ब्लूम टेक्सोनॉमी किस मकसद के लिए पब्लिश की गई थी? ब्लूम टेक्सोनॉमी वाज डेवलप्ड टू प्रोवाइड अ कॉमन लैंग्वेज फॉर टीचर्स टू डिस्कस एंड एक्सचेंज लर्निंग एंड असेसमेंट मेथड। ब्लूम टेक्सोनॉमी को इस मकसद के लिए डेवलप किया गया था
ताकि जितने भी टीचर्स हैं जो कि अपने लर्नर्स को जो है इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर करते हैं, उनके साथ जो है चीज़ों को डिस्कस करते हैं, तो जितने भी टीचर्स हैं वो एक ही ऐसे मेथड को फॉलो करें जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो और जिसको हर तरह के स्टूडेंट जो है उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो और उसकी उनको आसानी से समझ आती हो। तो इस मकसद के लिए जो है ब्लूम टैक्सोनॉमी को पब्लिश किया गया था। स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द टैक्सोनॉमी, though it is most commonly used to assess learning on variety of cognitive levels। ठीक है, इसके अलावा टेक्सोनॉमी के ज़रिए हम स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम को भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है इसका यूज़ करने का जो बुनियादी मकसद है वो मुख्तलिफ़ लोगों की जो सोचने समझने की जो लेवल्स है उसको अंडरस्टैंड करना, उसके बारे में जानना है। ठीक है, तो इस मकसद के लिए ब्लूम टेक्सोनॉमी जो है पब्लिश की गई थी। ब्लूम टेक्सोनॉमी इज़ अ सेट ऑफ 3 hierarchical model used to classify educational learning objectives into levels of complexity and specificity। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स हमारे साथ जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है तो ये असल में हमारे साथ 3 hierarchical मॉडल पर मुश्तमिल एक मॉडल है। ठीक है, यहाँ पर हमारे साथ वर्ड 3 hierarchical मॉडल यूज़ हुआ है। तो हायरार्की से मुराद ये है कि ये असल में हमारे साथ क्या होता है, ये असल में हमारे साथ एक पैटर्न होता है जिसमें हर एक चीज़ हमारे साथ स्टेप बाय स्टेप होती है। ठीक है, 1 बाय 1 वो चीज़ जो है ऊपर या नीचे की तरफ जा रही होती है, ऑर्डर फॉर्म में होती है, तो इसको हम हायरार्की कहते हैं। ठीक है, सो ब्लूम टैक्सोनॉमी ये असल में हमारे साथ 3 हायरार्किकल मॉडल पर मुश्तमिल एक सेट है जिसको यूज़ करने का जो बुनियादी मकसद है वो एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को क्लासिफाई करना है कम्प्लेक्सिटी और स्पेसिफिसिटी लेवल की बुनियाद पर। ठीक है, अब हमारे साथ जो 3 हायरार्किकल मॉडल है तो इसमें पहले नंबर पर हमारे साथ कॉग्निटिव मॉडल है, दूसरे नंबर पर हमारे साथ इफेक्टिव मॉडल है और तीसरे नंबर पर हमारे साथ साइकोमोटर है। कॉग्निटिव के हवाले से ऑलरेडी मैंने बार बार आपको इससे पहले यूनिट्स में भी बताया था और यहाँ भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी आप वर्ड कॉग्निटिव को सुने या कॉग्निशन को सुने तो आप लोगों ने समझ जाना है कि ये असल में ब्रेन के जो फंक्शन है उसके हवाले से बात हो रही है, जिसमें आपके सोचने समझने की सलाहियतें आ जाती है, आपकी रीजनिंग करने की सलाहियतें आ जाती है, चीज़ों पर आप किस तरह से बहस करते हैं, बातचीत किस तरह से आप करते हैं, चीज़ों को किस तरह से डिस्कस करते हैं, आप किस तरह से चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये सारे फंक्शंस जो है मिलकर इसको क्या कहते हैं, कॉग्निटिव कहते हैं। तो एक हमारे साथ कॉग्निटिव मॉडल है। ठीक है, एक हमारे साथ इफ़ेक्टिव मॉडल है। इफ़ेक्टिव मॉडल से मुराद ये है कि इसमें हम लोगों के जो फीलिंग्स होते हैं, लोगों के जो एटीट्यूड्स होते हैं, लोगों के जो बिहेवियर्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, तो इसके हवाले से हम इफ़ेक्टिव मॉडल में क्या करेंगे, बात करेंगे। इसके अलावा साइकोमोटर से मुराद ये है कि मतलब इसमें हम क्या करेंगे, स्टडी ऑफ मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि आप जो सोचते हैं, ठीक है, आप जो समझते हैं, तो आपके समझने सोचने की वजह से आपके बिहेवियर पर क्या असर पड़ता है, आपकी जो हरकत है उस पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, आया आप जिस तरह से सोचते हैं उसी तरह से बिहेव करते हैं या नहीं, उसके बिल्कुल ऑपोजिट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम साइकोमोटर में डिस्कस करेंगे। सो ओल्ड ब्लूम टैक्सोनॉमी के हवाले से अगर हम बात करें तो पहला हमारे साथ जो मॉडल आता है वो है कॉग्निटिव का। कॉग्निटिव में हमारे साथ 3 लेवल हमारे साथ लोअर लेवल कहलाते हैं और 3 लेवल हमारे साथ हाई लेवल कहलाते हैं। सो इसमें जो पहला हमारे साथ स्टेप आता है वो है नॉलेज। नॉलेज किसे कहते हैं, नॉलेज से मुराद ये है आप पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सुनते हैं, आप लोगों से बातें सुनते हैं जिसके ज़रिए आपको चीज़ों के बारे में पता चलता है, आप जो है नॉलेज हासिल करते हैं। मतलब जो फैक्चुअल बातें होती है, जो फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान के कितने सूबे हैं, पाकिस्तान के 5 सूबे हैं। ठीक है, ये क्या है, ये एक फैक्ट है। तो ये एक नॉलेज की बात आ गई जिसमें आपको इतना सोचने समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉलेज कहेंगे।
फिर दूसरा जो लेवल है वो है कम्प्रिहेंशन। कम्प्रिहेंशन से मुराद ये है कि आप उस नॉलेज को इतना अंडरस्टैंड कर ले, आप उसको इतना समझ ले कि आप फिर उस फैक्चुअल बात को अपने अल्फाज में दोबारा से डिफ़ाइन कर सकते हो, उसको मज़ीद आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो चीज़ों को एक्सप्लेन करने के आप काबिल बन जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, कम्प्रिहेंशन कहते हैं। चीज़ों को वजाहत के साथ, डिटेल के साथ डिफ़ाइन करना, एक्सप्लेन करना, इसका कम्प्रिहेंशन। इसी तरह से हमारे साथ जो तीसरा लेवल आता है वो है एप्लीकेशन। मतलब यह है कि जब चीज़ों को आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसको आप समझ लेते हैं, तो उस पर फिर आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उस पर आप जो है उस नॉलेज को आप प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, एप्लीकेशन कहते हैं। इसी तरह से फिर हायर लेवल में हमारे साथ पहले नंबर पर एनालिसिस आता है। एनालिसिस किसे कहते हैं? एनालिसिस से मुराद तज्जिया करना। किसी चीज़ पर आप जब तज्जिया करते हैं, उस पर जब आप बहस मुबाहिसा करते हैं, उसको जब आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, तज्जिया कहते हैं। और ज़ाहिरी बात है, जब आप एक चीज़ को दूसरे लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, उस पर आप बातचीत करेंगे, तो आप जो है उस चीज़ को मज़ीद बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे और आप जो है उस चीज़ पर पूरा उबूर जो है वो हासिल कर लेंगे। इसके बाद हमारे साथ जो अगला लेवल है वो है सिंथेसिस। सिंथेसिस से मुराद ये है कि जब आपने एक चीज़ पर इतना तज्जिया किया, इतनी डिस्कशन की ली, उसको इतना डिस्कस कर लिया कि आपका जो है उस पर पूरा उबूर जो है आपने उस पर हासिल कर लिया, तो फिर आप इतने काबिल हो जाते हैं, इतनी आपके पास नॉलेज आ जाती है कि उस चीज़ के हवाले से फिर आपके जहन में नए नए ख्यालात जो है वो पैदा होने लगते हैं, नए नए आइडिया जो है वो जन्म लेने लगते हैं, नए नए थीरीज़ या मॉडल जो है आप क्रिएट करने लगते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस मीन बनाना। किस चीज़ को बनाना? अपने जहन में नए नए ख्यालात, नए नए आइडियाज़, नए नए थीरीज मॉडल जो है बनाना, इसको हम सिंथेसिस कहते हैं। इसी तरह से आपके पास जो लास्ट आता है इसमें इवॉल्वेशन है। इवॉल्वेशन में फिर आप देखते हैं कि आपने जो पहली बात सुनी थी, जो नॉलेज आपने गेन की थी, तो उस नॉलेज से आपने कितना लर्न किया, कितना आपने उस नॉलेज को, कितना % आपने उसको अंडरस्टैंड किया, कितना % आपने उससे जो है आइडियाज़ ली, ठीक है, नॉलेज ली, अंडरस्टैंडिंग ली। तो ये सारा कुछ हम क्या करते हैं, इवॉल्वेशन में करते हैं। इसके बाद हमारे साथ जो दूसरा मॉडल है वो है इफ़ेक्टिव मॉडल। इफ़ेक्टिव मॉडल का मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसमें हम फीलिंग, इमोशंस के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं, एटीट्यूड के बारे में बात करते हैं। तो इसमें पहले नंबर पर हमारे साथ क्या है, रिसीविंग आता है। रिसीविंग से मुराद ये है, मैं आप स्टूडेंट्स को अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं आप स्टूडेंट्स को अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोग जो है मेरी बात को सुन रहे हैं, ठीक है, आप लोग जो है मुझे सुन रहे हैं, मेरी बातों को आप रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो रिसीव करने से मुराद ये है कि आप मेरी बातों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आपको मेरी बातें जो है समझ में आ रही है। फिर इसी तरह से हमारे साथ दूसरा लेवल इफ़ेक्टिव में है रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्डिंग से मुराद ये है कि मैं आप स्टूडेंट से लेक्चर के दौरान क्वेश्चन करता हूँ कि चले मैंने आपको कॉग्निटिव का बताया, तो कॉग्निटिव किसे कहते हैं, और आप फिर मुझे कॉग्निटिव का जवाब देते हैं कि कॉग्निटिव के हवाले से सर आपने मुझे हमें जो है ये बताया, कॉग्निटिव से मुराद ये है, ये है, तो आप मुझे रिस्पॉन्ड दे रहे हैं, ठीक है। तो रिस्पॉन्ड आप तभी दे सकते हैं जब आपको चीज़ों के बारे में समझ आती हो, जब आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया हुआ हो, ठीक है, तो तभी आप अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड दे सकते हैं। फिर इसी तरह से हमारे साथ तीसरे नंबर पर आता है वैल्यूइंग। वैल्यूइंग से मुराद ये है कि चीज़ों को आप इम्पोर्टेंस देते हैं कि कौन सी चीज़ें जो है मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सी चीज़ें जो है मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अलावा अगले नंबर पर हमारे साथ ऑर्गेनाइजेशन आता है। ऑर्गेनाइजेशन से मुराद ये है कि आपने जितनी भी चीज़ें सीखी हुई होती है या सीख रहे होते हैं, तो उसको आप प्रॉपरली अरेंज करते हैं, ठीक है, उसको आप प्रॉपर तरीके से अरेंज करते हैं ताकि
जब भी आपको उसकी नीड हो फिर आप उसको आसानी से जो है रसाई हासिल कर सकते हो और आसानी से उसको फिर आप हासिल कर सकते हो। इसी तरह से करेक्टराइजेशन ऑफ वैल्यू सेट, करेक्टराइज करते हैं आप अपनी चीज़ों को, आपने मुख्तलिफ़ चीज़ों को आपने जो इम्पोर्टेंस दी है, आपके नज़र में जो चीज़ें अहमियत रखती है तो उसका आपने मुख्तलिफ़ सेट बनाए होते हैं, तो उसको फिर आपने करेक्टराइज करना होता है। ठीक है, इसी तरह से हमारे साथ साइकोमोटर है। साइकोमोटर में आपके रिफ्लेक्स मूवमेंट आ जाते हैं। रिफ्लेक्स मूवमेंट के हवाले से मैं आपको यही कहूँगा कि रिफ्लेक्स मूवमेंट ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जो कि बग़ैर सोचे समझे किए जाते हैं, तो इसको रिफ्लेक्टिव मूवमेंट कहते हैं। इसी तरह से फिर बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट्स आ जाते हैं। बेसिक फंडामेंटल मूवमेंट से मुराद ये है कि उठना बैठना, आप अगर आपको उठने की ज़रूरत हो, बैठने की ज़रूरत हो, तो बैठने के लिए आपने जो है क्या करना होता है, आपकी बॉडी ने स्पेसिफिक कोऑर्डिनेशन में मूवमेंट करनी होती है और फिर आप जो है बैठ जाते हैं या उठ जाते हैं या खड़े हो जाते हैं या भागना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से परसेप्चुअल से मुराद ये है कि चीज़ों के हवाले से आपकी क्या थिंकिंग है या लोग जो है आपके बारे में क्या परसेप्शन रखते हैं, क्या ख्यालात रखते हैं, तो इसको कहते हैं परसेप्शन। फिज़िकल एक्टिविटीज़ है, ठीक है, जो कि नॉर्मली। इसके अलावा स्किल्ड मूवमेंट से मुराद वो मूवमेंट, वो हरकत जो जिसको आपने जो है सीखने के लिए आपने ट्रेनिंग हासिल की हो, एजुकेशन हासिल की हो, तो इसको क्या कहते हैं, स्किल्ड मूवमेंट कहते हैं। इसी तरह से नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन से मुराद ये है कि ऐसी कम्युनिकेशन जो कि बग़ैर किसी फ़ायदे के ना हो, बग़ैर किसी मतलब के ना हो, बल्कि मीनिंगफुल कम्युनिकेशन हो जिससे आपने अपने एक गोल को अचीव करना हो। रिवाइज ब्लूम टेक्सोनॉमी, इसी तरह से ब्लूम टेक्सोनॉमी की जो नई वर्जन है, तो इस नई वर्जन में वही चीज़ें हैं लेकिन इसके जो टर्म्स हैं वो थोड़े से चेंज किए गए हैं। जैसे कि कॉग्निटिव डायमेंशन में फ़र्स्ट टाइम ओल्ड जो ब्लूम टेक्सोनॉमी में है उसमें वहाँ पर जो है क्या लिखा था, वहाँ पर जो है नॉलेज लिखी थी, यहाँ पर रिमेंबरिंग लिखा है। ठीक है, फिर वहाँ पर कंप्रीहेंशन लिखा था, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग लिखी है, वहाँ पर एप्लीकेशन, यहाँ पर अप्लाइंग, वहाँ पर एनालिसिस, यहाँ पर एनालाइजिंग, वहाँ पर क्रिएटिंग लिखी थी, सिंथेसिस लिखी थी, यहाँ पर इवाल्युएटिंग लिखा है वहाँ पर, और इसी तरह से लास्ट में हमारे साथ क्रिएटिंग आता है। साइकोमोटर डोमेन में पहले नंबर पर इमिटेशन है, ठीक है, वहाँ फिर यहाँ पर मैनिपुलेशन, फिर प्रिसिशन, फिर आर्टिकुलेशन और नेचुरलाइजेशन से मुराद ये है कि आप चीज़ों के इस तरह से करने लगते हैं, परफॉर्म करने लगते हैं जैसे कि वो आपकी आदत बन जाती है। ठीक है, जैसे कि फ़र्स्ट टाइम आप कोई गाड़ी चलाते हैं, तो फ़र्स्ट टाइम जब आप गाड़ी चलाते हैं तो बहुत सोच समझ कर इधर उधर देख कर चलाते हैं, लेकिन जब 1 महीना 2 महीने आप उसको चला लेते हैं तो फिर आप उसके आदी बन जाते हैं और फिर आपको इतना सोचना समझने की जो है आपको फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसको क्या कहते हैं, इसको नेचुरलाइजेशन कहते हैं। इफेक्टिव डोमेन में रिसीव फिनोमिना है, रिस्पोंड टू फिनोमिना है, वैल्यूइंग है, ऑर्गेनाइजेशन है और इंटरनलाइजिस वैल्यूज़ है। ठीक है, तो वही बातें हैं जो कि मैंने आपको ओल्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी में बताई, सिर्फ टर्म जो है इसके चेंज हुए हैं। कॉग्निटिव डोमेन में क्या है, व्हाट लर्नर एक्चुअली नोज एंड अंडरस्टैंड, लर्नर को जो है क्या बातें जो है किन बातों के बारे में पता है और क्या वो समझते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है और वो कितना जानते हैं। ठीक है, इंटेलेक्चुअल बिहेवियर के हवाले से बात करते हैं, तो इसमें हम नॉलेज को सबसे पहले देखते हैं, फिर उसको कंप्रीहेंड करने की कोशिश करते हैं, फिर उसको अप्लाई करते हैं, फिर एनालिसिस, फिर सिंथेसिस और आखिर में इवैल्यूएशन। ठीक है, तो नॉलेज में हम क्या करते हैं, एबिलिटी टू रिमेंबर फैक्ट्स विदाउट नेसेसरी अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि पाकिस्तान के कितने सूबे हैं, पाकिस्तान के 5 सूबे हैं। ठीक है, पहले 4 थे, अब 5 हो गए। अब गिलगित बल्तिस्तान जो है ये हमारे साथ 5वां सूबा है पाकिस्तान का। ठीक है, सो ये एक फैक्चुअल नॉलेज है। ठीक है, ये आपने ये बात सुन ली कि पाकिस्तान के 5 सूबे हैं, तो इसको आप मज़ीद समझने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, नॉलेज कहेंगे। ठीक है, जैसे कि जनरल नॉलेज वगैरह होगी जिसको डीपली अंडरस्टैंड करने की कोई ज़रूरत ना हो। इसी तरह से दूसरे नंबर पर हमारे साथ कंप्रीहेंशन आता है।
एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट, लर्न इंफॉर्मेशन, मतलब आपके पास जो नॉलेज है तो उस पर आप क्या करते हैं, सोच विचार करते हैं, उसको आप डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो इस एबिलिटी को कंप्रीहेंशन कहते हैं। ठीक है, मतलब अपने लिए चीज़ों को क्लेरिफाई करना, उसमें फ़र्क को वाज़े करना, ठीक है, उसको कवर्ड करना या डिकोड करना मतलब चीज़ों को वाज़े करना। तीसरे नंबर पर एप्लीकेशन है, एबिलिटी टू यूज़ लर्न मटेरियल इन न्यू सिचुएशन। एप्लीकेशन से मुराद ये है कि आपने जो चीज़ें सीखी होती है, अंडरस्टैंड की होती है, तो फिर जब आप फ्यूचर में कोई ऐसे सिचुएशन में फंस जाए या कोई ऐसी सिचुएशन आपको आ जाए, तो आपने जो नॉलेज सीखी हुई होती है तो उसी नॉलेज को यूज़ करते हुए उस सिचुएशन को जब आप डील करते हैं तो इस एबिलिटी को क्या कहते हैं, एप्लीकेशन कहते हैं, मतलब अप्लाई करना। चौथे नंबर पर एनालिसिस, एबिलिटी टू ब्रेक डाउन इंफॉर्मेशन इनटू इट्स कंपोनेंट। एनालिसिस का मैंने आपको बताया था कि तज्जिया करना। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूं कि हमारे साथ एक मोबाइल है, मोबाइल की पर मैं अब तज्जिया कर रहा हूं, बेस मोबाइल से करता हूं, तो मैं आपको कहता हूं कि ये मेरे साथ एक स्मार्ट सेल फ़ोन है, इसमें जो है 34 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है, 64 मेगापिक्सल बैक कैमरा है, इसी तरह से इसकी जो डिस्प्ले है वो मेरे साथ जो है 6 इंचज़ है, ठीक है, या 8 इंचज़ है या जितना भी है। तो मोबाइल के डिफरेंट फंक्शन के हवाले से मैं आपको क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, और मोबाइल को जो है पार्ट्स में तकसीम कर रहा हूँ ताकि आपको इसकी सही तरीके से समझ आ जाए कि आखिर मोबाइल है क्या, क्या काम कर सकता है, किस लिए है। ठीक है, तो इसको कहते हैं एनालिसिस। ठीक है, पांचवें नंबर पर हमारे साथ सिंथेसिस आता है, एबिलिटी टू पुट पार्ट्स टुगेदर। ज़ाहिरी बात है, जब आप एक चीज़ को 1 बाय 1 पार्ट्स हिस्सों में तकसीम करके उसको समझ लेते हैं तो फिर आप उसको इतने अच्छे तरीके से समझ लेते हैं कि उससे फिर आप एक नए अंदाज से नई चीज़ बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस एबिलिटी को क्या कहते हैं, सिंथेसिस कहते हैं। छठे नंबर पर हमारे साथ क्या है, इवॉल्वेशन, एबिलिटी टू जज वैल्यू ऑफ मटेरियल फॉर गिवन पर्पस। इसी तरह से इवॉल्वेशन में आप क्या करते हैं, चीज़ों को जज करते हैं, उसको आप वैल्यू देते हैं कि इसके क्या मकासद है, इसको मैं किन मकासद के लिए यूज़ कर सकता हूँ। इफ़ेक्टिव डोमेन में क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इफ़ेक्टिव डोमेन में हम फीलिंग, एटीट्यूड, ओपिनियंस, वैल्यूज़ के हवाले से बात करते हैं। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, लर्न इज़ डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग वन ओन पोटेंशियल विद द गोल ऑफ बिकमिंग सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन। ठीक है, इसमें हमारे साथ रिसीविंग है। रिसीविंग के हवाले से मैंने आपको बताया था कि लर्नर इज़ विलिंग टू पे अटेंशन एंड लिसन विद रिस्पेक्ट, कि लर्नर जो है वो बजाते खुद दिलचस्पी रखते हो कि हाँ हमने सीखना है, हाँ हमने ये क्लास लेनी है और हाँ हमने सर को सुनना है। तो जब तक वो दिलचस्पी रखेंगे, जब तक वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में दिलचस्पी रखेंगे, तब तक वो चीज़ों को आसानी से और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन अगर एक स्टूडेंट की दिलचस्पी नहीं है, ठीक है, अगर वो जो है क्लास लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो चाहे फिर आप जिस तरीके से भी उनको पढ़ाएं, उनको फिर उसकी समझ नहीं आएंगी। रिस्पॉन्डिंग क्या है, लर्नर एक्टिवली रिस्पॉन्ड एंड पार्टिसिपेट। में आप स्टूडेंट से क्वेश्चन करता हूं कि क्या आपको इन चीज़ों की समझ आ रही है या नहीं, तो आप मुझे रिस्पॉन्ड देते हैं कि हाँ सर हमें आ रही है या नहीं सर हमें नहीं आ रही। तो मैं क्या करता हूं, दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो आप क्लास के दौरान एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, मुझे जवाब देते हैं, तो इसको कहते हैं रिस्पॉन्डिंग। वैल्यूइंग किसे कहते हैं, प्लेस वैल्यू ऑन अ बिहेवियर, आइडिया, पर्सन, सिचुएशन एक्सेट्रा। ठीक है, वही बात है जो कि मैंने आपको बताई थी कि आपने बिहेवियर, आइडियाज, पर्सन, सिचुएशन को वैल्यू दे दी है कि कौन सा बिहेवियर जो है आपके लिए एक्सेप्टेबल है, कौन सा बिहेवियर जो है आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, कौन सी आइडिया जो है आपके माइंड में आते, कौन से नहीं आते। फिर इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन है, प्रायोरिटाइज वैल्यूज़ एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम। वैल्यूज़ को आपने प्रायोरिटाइज करना होता है कि कौन से काम सबसे पहले ज़रूरी है, कौन से काम बाद में करने चाहिए, और इनके दरमियान जितने भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो उसको सॉल्व करने होते हैं। इंटरनलाइजिंग वैल्यूज़, वैल्यू सिस्टम इज इंटरनलाइज एंड कंट्रोल बिहेवियर।
एप्लीकेशन ऑफ इफेक्टिव डोमेन जनरलाइजेशन है, ठीक है। एक्टिंग कंसिस्टेंटली विद द न्यू वैल्यू। अच्छा जी, ये ऊपर से स्टार्ट है, नीचे से नहीं। ओके जी, मैं चला जाता हूँ, इसको रिमूव कर लेता हूँ। अटेंशन, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना होता है, बीइंग अवेयर ऑफ और अटेंडिंग टू समथिंग इन द एनवायरनमेंट। आपके माहौल में कुछ चल रहा है तो आप उसके लिए जो है अटेंटिवली उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं या आप उससे बाखबर है, तो इसको कहते हैं अटेंशन। दूसरे नंबर पर रिस्पॉन्स है, शोइंग सम न्यू बिहेवियर एज अ रिज़ल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। आप कोई सिचुएशन फेस करते हैं तो फेस करने के बाद आप उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड देते हैं, किस तरह से आप बिहेव करते हैं, तो इसको रिस्पॉन्स कहते हैं। वैल्यू मीन शोइंग सम डेफिनेट इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट, ठीक है। आप जो है किसी चीज़ में दिलचस्पी दिखाते हैं, ठीक है, या कोई कमिटमेंट करते हैं, इसको कहते हैं वैल्यू। ऑर्गेनाइजेशन मीन इंटीग्रेटिंग अ न्यू वैल्यू इनटू वंस जनरल सेट ऑफ वैल्यूज़, और आखिर में जनरलाइजेशन आती है। साइकोमोटर डोमेन के हवाले से मैंने आपको बताया था कि स्टडी ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड साइकोमोटर। सो इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज एंड फिजिकल स्किल्स परफॉर्म द बिहेवियर। आपने जो नॉलेज सीखी होती है, जो नॉलेज आपने गेन की होती है, तो उसी नॉलेज को यूज़ करते हुए जब आप परफॉर्म करते हैं, स्किल्स फॉलो करते हैं, ठीक है, तो इसको हम साइकोमोटर कहेंगे। इमिटेशन है, इमिटेशन के हवाले से मैंने आपको बताया कि द स्टूडेंट लर्न बाय वाचिंग एंड कॉपिंग। आप स्टूडेंट्स अभी क्या कर रहे हैं, मेरे लेक्चर को देख रहे हैं, ठीक है, और साथ ही आप कॉपी कर रहे हैं। तो देखने की वजह से, ऑब्ज़र्व करने की वजह से और कॉपी करने की वजह से आप क्या कर रहे हैं, सीखने की कोशिश कर रहे हैं। मैनिपुलेशन क्या है, एक्शंस आर परफॉर्म थ्रू मेमोराइजेशन और बाय फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। मैनिपुलेशन से मुराद ये है कि मैं आपको क्या करता हूँ, मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि आप लोगों ने 3 से ऊपर GPA लेने के लिए मेंटल हेल्थ, नर्सिंग और TLP टीचिंग लर्निंग प्रिंसिपल को लाजमी तौर पर क्या करना है, अच्छे तरीके से याद करना है और 70 से ऊपर मार्क्स लेने हैं। तो आप लोगों की जो GPA है वो 3 से ऊपर आएंगी, ठीक है। इसी तरह से प्रिसिशन से क्या मुराद है, परफॉर्मेंस बिकम मोर एक्सपर्ट एंड एक्शंस आर मोर प्रिसाइज। प्रिसिशन से मुराद ये है कि आप कोई भी काम ऐसे तरीके से करें कि उसमें किसी किस्म की गलती ना हो और बिल्कुल ठीक तरीके से करें, तो इसको हम प्रिसिशन कहेंगे। आर्टिकुलेशन से मुराद ये है कि सेवरल स्किल्स कैन बी परफॉर्म टुगेदर इन अ हारमोनियस वे। कुछ काम ऐसे होते हैं जिसको जो है आपने मुकम्मल करने के लिए सिर्फ सोचने से काम नहीं लेना होता है, या सिर्फ उसको महसूस करने से काम नहीं लेना होता है, या उसको करने से काम नहीं लेना होता है, बल्कि सोच समझकर उसको फील करके, अंडरस्टैंड करके उसको जब आप परफॉर्म करते हैं तो वो काम आपका फिर ठीक होता है। और आखिरी हमारे साथ नेचुरलाइजेशन होता है। नेचुरलाइजेशन का ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस अचीव विद एक्शन बिकमिंग सेकेंड नेचर। आप चीज़ों को इस तरीके से कर लेते हैं कि वो आपकी सेकेंड नेचर बन जाती है, मतलब आदत बन जाती है, जिसके बाद फिर आपको उसको करने के लिए ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आप उसको बिल्कुल उसी तरह से परफेक्टली करते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, नेचुरलाइजेशन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका टीचिंग लर्निंग प्रिंसिपल का यूनिट नंबर 4 का पार्ट 2, जो कि मैंने आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।